विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह वीडियो का 55वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी भैया बहनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो हिंदी में वचन के अगर भेद की अगर बात की जाए तो हिंदी में वचन के भेद होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। और यदि प्रश्न ऐसा अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। राइट, तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में अगर वचन की बात की जाए तो 2 और संस्कृत भाषा में अगर वचन पूछा जाए तो 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नाक में दम कर देना, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी बहुत परेशान करना, ऑप्शन सी शांत करना, ऑप्शन डी निंदा करना। तो नाक में दम कर देना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत परेशान करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है, परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है। परिणाम शब्द का सही विग्रह बताना है। परिधन नाम, ऑप्शन बी है परिधन नाम, ऑप्शन सी परिधन मान, ऑप्शन डी प्रधन मान। तो परिणाम शब्द का यदि सही विग्रह अपन देखें तो ये हो जाएगा परिधन नाम, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या हेमचंद। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य जो थे वो हेमचंद थे, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी हेमचंद राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो भारत भारती काव्य के जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। और मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है किनको, मैथिली शरण गुप्त को। ये चीज परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6, जो इंद्रियों को वश में कर ले, जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए एक शब्द होगा। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा, जिजीविषा हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा या जिताक्षर हो जाएगा। तो जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा जितेंद्रिय। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट, प्रश्न संख्या 7, अब तुम मत खेलो, अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। विधिवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। तो वाक्य में हमें दे रखा है अब तुम मत खेलो, यहाँ पर वाक्य में खेलने के लिए मना किया है। जब भी नकारात्मक बात वाक्य में हो वहां पर आपका वाक्य जो होगा वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 8, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो यहाँ पर नदी का नाम है इसलिए जो संज्ञा होगी ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि यहाँ पर प्रश्न में नदी दे रखा होता है, नदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो नदी आपकी क्या हो जाती, जातिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि नदी में सारी नदियां आ जाती, गंगा भी आ जाती, यमुना भी आ जाती, सरस्वती भी आ जाती। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम है इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा होगी ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, यह खालिस्तान सदियों से चली आ रही है, उचित शब्द का चयन कीजिए। परिपाटी, ऊपर, सदैव
या निरंतर। तो इन चारों में से कौन सा शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा? तो यहाँ पर यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में परिपाटी शब्द आएगा, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। राइट। प्रश्न संख्या 10, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो यह घोड़ा अच्छा है वाक्य जो है, इसमें यह शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जब भी वाक्य में यह, वह, तुम, मैं, ये शब्द जब भी आए तो वहां पर ये शब्द क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी रहेगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ये याद रखना है पहली बात। राइट। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के कितने प्रकार? सर्वनाम के 6 प्रकार। कितने प्रकार याद रखना है? 6 प्रकार। विशेषण के अगर प्रकार की बात की जाए तो विशेषण कितने प्रकार के? तो विशेषण के 4 प्रकार। राइट। तो इस प्रकार से एक प्रश्न के अंदर जो अदर इंफॉर्मेशन है यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको भी हमें याद करते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 11, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कपट होगा, कपूर होगा, कारपेट होगा, या कपड़ा होगा? तो करपट शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? हमें क्या बताना है? कौन सा युग्म विलोम शब्द युग्म सही नहीं है वो हमें बताना है। आदि, आदि का विलोम दे रखा है अंत, बिल्कुल सही युग्म है। अगला ऑप्शन देखते हैं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम युग्म दे रखा है अनावृष्टि, बिल्कुल सही युग्म है। अगला है आहूत, आहूत का विलोम होता है अनाहूत, ये भी सही युग्म है। अपमान, अपमान का उपमान नहीं होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है और हमें बताना था कौन सा शब्द विलोम शब्द युग्म नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अपमान का सही युग्म जो होता है वो हो जाएगा सम्मान। अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मान होता है। और हमसे प्रश्न में पूछा था कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दे रखा है अपमान, इसका विलोम युग्म उपमान दे रखा है, जो कि गलत है। राइट। प्रश्न संख्या 13, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, या फिर बहुब्रीहि समास? तो प्रतिदिन, इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। तो दिन एक शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और जहां पर उपसर्ग लगा हुआ होता है वहां पर आपका जो समास होता है वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें शब्द दे रखा है प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसलिए इसमें जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, अरबी का है, फारसी का है, या संस्कृत भाषा का शब्द है? तो उर्दू शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। राइट। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान पूछा है, तालु, कंठ, मूर्धा, या दंत? तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ रहेगा। कंठ से क्या होता है? क वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं पांचों, क, ख, ग, घ और ण, इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ होगा, इसलिए ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के ग्रामर से संबंधित 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार और अच्छी हो सके। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।